चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के डियर स्टूडेंट वन शॉट इस वीडियो में देखने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर है दोस्तों चैप्टर 7 इससे जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट के, उसी का VVI सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग देखोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखेगा तो PDF कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है। देखो व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट। देखिए प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए ना प्रत्यावर्ती धारा आखिरकार है क्या। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसका दोस्तों मान और दिशा यानी कि इसका जो वैल्यू और डायरेक्शन होता है वो समय के अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है प्रत्यावर्तित होता है। क्या होता है बदलता रहता है, चेंज होते रहता है। इसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं, धारा मतलब समझ रहे हो, इस प्रकार से बहता है दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसका मान मतलब वैल्यू और समय, जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या होता है बदलता है, तो इससे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के दोस्तों आधे चक्र धनात्मक और आधे चक्र में ऋणात्मक होता है। देखो आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों क्या आधे चक्र में दोस्तों धनात्मक और आधे चक्र में ऋणात्मक होता है और इसे I से सूचित किया जाता है। अब कहोगे सर जी प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्र धनात्मक और आधा चक्र ऋणात्मक होता है, ये जो पूरा चक्र होता है उसमें से आधा धनात्मक आधा ऋणात्मक होता है। इसको हम लोग I के द्वारा सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। और मेन बात है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए दोस्तों ये जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का दोस्तों जो पूरा मान होता है वो क्या होता है, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह में जो होता है हम लोग करवा चुके हैं, वो भी आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में देखिएगा, पूरा गहराई में समझाए थे। तो याद रखना प्रत्यावर्ती धारा यही कहेंगे कि उस धारा को कहेंगे जिसका मान और दिशा समय के अनुसार बदलता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करेंगे। चलिए अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का आयाम क्या है। देखो इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो प्रत्यावर्ती धारा का दोस्तों जो आयाम होता है वो क्या होता है। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान को यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मैक्सिमम मान होगा उसी को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान को प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इससे I0 के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान अधिकतम मान जो होता है उसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। ये तो आप लोग का बिल्कुल क्लियर हुआ। अब चलिए 3 नंबर देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का दोस्तों आवर्तकाल क्या है। देखो प्रत्यावर्ती धारा का दोस्तों जो आवर्तकाल होता है वो क्या है। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र को पूरा करने के लिए जितने समय लगता है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का दोस्तों आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो आवर्तकाल होगा मेरे प्यारे साथियों वो क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है, यानी कि एक चक्र को प्रत्यावर्ती धारा में पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। और इसको हम लोग T के द्वारा सूचित करते हैं। किससे साथी, T के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, T से डिनोटेट करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा आता प्रत्यावर्ती धारा जो होता है दोस्तों 2π/200 क्या होता है, ओमेगा होता है। ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल होता है। और साथ में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल होता है क्या। तो आप लोग को याद रखना है टाइम पीरियड दोस्तों 2π/ओमेगा होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए मात्र 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते।
चलिए देखिए रेशन गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। और चैनल को जो जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। देखो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। तो देखो फ्रीक्वेंसी यानी कि प्रतिवर्ती जो धारा होता है दोस्तों, इसका दोस्तों जो आवृत्ति होता है वो क्या होता है। तो देखो एक प्रतिवर्ती धारा 1 सेकंड में जितना चक्र पूरा करता है उसे हम लोग प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति कहते हैं। यानी कि एक प्रतिवर्ती धारा दोस्तों 1 सेकंड में, एक प्रतिवर्ती धारा 1 सेकंड में जितना चक्र पूरा करता है तो उससे हम लोग प्रतिवर्ती धारा का क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी कि प्रतिवर्ती धारा जो होगा दोस्तों 1 सेकंड में जितना चक्र पूरा कर ले, कितना भी दोस्तों चक्र पूरा कर ले, उसी को हम लोग प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति कहते हैं। इसे एन के द्वारा इसीलिए सूचित किया जा सकता है, एन बराबर कोई भी संख्या हो सकता है 1 से लेकर के अनंत तक समझिए, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि एक प्रतिवर्ती धारा को दोस्तों 1 सेकंड में जितना दोस्तों धारा पूरा करने में लगता है उसी को हम लोग प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। देखो आसान है। तो देखो प्रतिवर्ती एन बराबर दोस्तों क्या होता है, ω/2 पाई होता है। बाकी यहाँ से सूत्र वगैरह भी दे सकते हो, और ये सब एग्जाम में है जो अक्सर बार बार पूछ ही देता है। देखो प्रतिवर्ती धारा का दोस्तों औसत मान की परिभाषा को लिखना है। देखो इसका पार्ट 2 वीडियो भी कोशिश करेंगे लाएंगे, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव भी होगा और आपका दोस्तों और भी क्वेश्चन कुछ रह गए उसको भी करवाऊंगा। तो लास्ट तक देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो प्रतिवर्ती धारा का दोस्तों औसत मान और परिभाषा को लिखना है। यानी कि प्रतिवर्ती धारा का जो औसत मान है उसकी परिभाषा को हमको लिखना है। तो देखो प्रतिवर्ती धारा आधे चक्र में धनात्मक और आधे चक्र में ऋणात्मक होता है। देखो शुरू में आपको हम बताए थे प्रतिवर्ती धारा का जो मान होता है आधे चक्र में धनात्मक होता है और आधे चक्र जो होता है उसमें ऋणात्मक होता है। इसीलिए प्रतिवर्ती धारा का औसत मान पूरे चक्र के लिए 0 होता है। देखो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो प्रतिवर्ती धारा जो होता है पूरे चक्र के लिए 0 होता है, जबकि दोस्तों आधा जो होता है उसका 2I0/पाई होता है। क्या होता है, आधे चक्र के लिए 2I0/पाई होता है, ये आधे चक्र के लिए, और पूरे चक्र के लिए 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बताए हैं। तो प्रतिवर्ती धारा का औसत मान पूरे चक्र के लिए 0 होता है, और आधे चक्र पूछेगा तो 2I0/पाई होता है। ये भी आपको अपन ने करवा चुके हैं। इसी के कारण दोस्तों प्रतिवर्ती धारा का औसत मान आधे चक्र के लिए ज्ञात किया जाता है। तो देखो ये इसका पूरा मान जब 0 हो जाता है, इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ती धारा का क्या कौन सा मान निकालते हैं, तो आधा मान निकालते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग प्रतिवर्ती धारा का आधा मान निकालते हैं। अगर पूरा निकालेंगे तो 0 हो जाता है। यहाँ पर पूरा लिखा गया है तो पूरे मान के लिए 0 हो जाता है, जबकि आधे के लिए कितना होता है तो 2I0/पाई होता है। ये आधे चक्र के लिए। इसे देखिए IAV के द्वारा सूचित किया जाता है प्रतिवर्ती धारा का औसत मान है। तो देखो IAV बराबर क्या होता है 0.693, यहाँ से 7 और I0 होता है। यही होता है दोस्तों प्रतिवर्ती धारा का औसत मान। और जो जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे प्यारे साथियों, तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है मेरे प्यारे साथियों, और बेहतर अंक आपको प्राप्त करना है एग्जाम में, क्योंकि बेहतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो ट्रांसफॉर्मर के ऊर्जा हानि को लिखे। देखिए ट्रांसफॉर्मर के द्वारा जो ऊर्जा क्षय होता है, जो डीके होता है, उसको आप लोगों को लिखना है कौन सा लॉस होता है। तो देखो ट्रांसफॉर्मर की ऊर्जा के लिए निम्नलिखित हानि होता है। पहला दोस्तों लौह क्षय होता है, दूसरा फ्लैक्स क्षय होता है, ताम्र क्षय होता है, शैथिल्य क्षय होता है। ये सब क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका ऊर्जा जो होता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के लिए ऊर्जा क्षय का डीके होता है, यानी कि क्षय होता है। कौन कौन, लौह क्षय, फ्लैक्स क्षय, ताम्र क्षय। ताम्र मतलब कॉपर भी यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। देखो कॉपर डीके भी दिया गया है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, जेकमेंट हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का कोड प्रत्याधार बनाया जाता है। क्यों, देखो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब आपको जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ट्रांसफॉर्मर के एक कोड से फ्लैक्स परिवर्तन होने के कारण भब्बर धारा उत्पन्न होता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर के कोड के फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण क्या उत्पन्न होता है, भब्बर धारा उत्पन्न होता है। तो जो भब्बर धारा उत्पन्न होता है, जिससे लोहे कोड दोस्तों गर्म होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी कि दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के कोड से फ्लक्स परिवर्तन होगा तो भब्बर धारा उत्पन्न होगा, और जब उत्पन्न होगा तो लाइट कोड दोस्तों क्या होगा, उसमें गर्म दोस्तों ऊष्मा उत्पन्न करेगा। यानी कि लौह जो कोड होगा लोहा का, वो क्या करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, जो विद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में कर, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो होता है इलेक्ट्रिक के रूप में
में था उसको ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट कर देगा। जब इस रूप में काट देता है तो इसी के कारण ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है उसको प्रतदार बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? प्रतदार बनाया जाता है। देखो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो क्लियर कर लीजिए। देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है? आप कहोगे सर जी ये भी पढ़ना है। हाँ जी, बहुत ईजी है, आपके एग्जाम में पूछ देता है कि ट्रांसफार्मर क्या, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। देखो यहाँ से आप लोग को फार्मूला भी देख पा रहा होगा, ये तो भी आप लोग को जानना चाहिए। पहले देखो ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, यानी कि ट्रांसफार्मर के द्वारा दोस्तों द्वितीय जो दो कुंडली होता है, प्राथमिक कुंडली होता है, एक सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली होता है, उसके द्वारा प्राप्त की गई जो ऊर्जा होती है, यानी कि इसमें कहा जाए द्वितीय कुंडली के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली के द्वारा दोस्तों दी गई ऊर्जा के अनुपात को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। यानी कि प्राइमरी दोस्तों आप लोग को कहा जाए सेकेंडरी के द्वारा दिया गया दोस्तों ऊर्जा और प्राप्त की गई ऊर्जा प्राथमिक कुंडली के द्वारा दोस्तों दी गई ऊर्जा के अनुपात को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे ईंटा के द्वारा सूचित किया जाता है। इस प्रकार से ईंटा के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगा? द्वितीय कुंडली के द्वारा प्राप्त ऊर्जा बात में प्राथमिक कुंडली के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, इतना लिख दोगे तो आपके जो सर होंगे जांचने वाला खुश हो जाएंगे, आपका पूरा अंक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इतना आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल आपको एक बार में क्लियर हो गया। आई होप बेहतर आपको लग रहा होगा। चलिए अनुनाद क्या है? देखिए अनुनाद क्या है, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछा है। देखो प्रतिवर्ती धारा के परिपथ के प्रतिबाधा का न्यूनतम मान, यानी कि प्रतिवर्ती धारा जो परिपथ होता है, यानी कि जो प्रतिवर्ती धारा जो परिपथ होता है दोस्तों, उसमें जो प्रतिबाधा का जो न्यूनतम मान होता है, जो दोस्तों न्यूनतम नहीं होता है, वो उसका मान जो होता है और धारा का जो अधिकतम मान होता है, इसी स्थिति को हम लोग अनुनाद कहते हैं। यानी कि प्रतिवर्ती धारा का प्रतिबाधा का न्यूनतम मान और अधिकतम मान के अनुपात को हम लोग अनुनाद कहते हैं। देखो कितना आसान था, याद हो गया। अब देखो बाटहीन धारा आपके एग्जाम में पूछ देता है, बाटहीन धारा से क्या क्या समझते हैं, बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान बताएं। तो देखो बाटहीन धारा उस धारा परिपथ को कहते हैं, देखो यहाँ से समझना, बाटहीन धारा उस धारा परिपथ को कहते हैं जिस परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कोई ऊर्जा हानि नहीं होता है, यानी कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। यह तब तक प्रवाहित होता है जब तक प्रतिवर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर नियत होता है। देखो आप लोग समझ गए, बाटहीन धारा उस धारा परिपथ को कहते हैं जिस परिपथ से धारा प्रवाहित होने पर कोई ऊर्जा का लाभ हानि नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तब तक प्रवाहित होता है जब तक प्रतिवर्ती धारा और प्रतिवर्ती धारा के बीच का कालांतर नियत हो, कांस्टेंट हो। अब बाटहीन धारा दोस्तों जो फाई होता है उसका जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, एकदम आसान लैंग्वेज था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा, क्योंकि इतना सरल भाषा मैंने लिख दिया था। देखो शक्ति गुणांक क्या है? तो देखो यहाँ से आपको पता है कि यथार्थ माध्य शक्ति बाटा में आभासी माध्य शक्ति का अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछ दिया है। आप कहोगे सर जी इतना ही? नहीं जी, इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है। और आपको PDF नोट्स लेने के लिए इसी नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगा। अगर वीडियो बेहतर लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके आप लोग कमेंट वगैरह भी बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से हमें 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।